पत्तीदार सब्जियों में पालक की बात करें तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे प्रदेश के किसान भाई बहुत कम दिनों में पालक की अच्छी खेती कर अच्छी आमदनी अर्जित कर लेते हैं। तो आप पालक की बुवाई कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हो कि भारतीय व्यंजनों में हरी सब्जियों का अपना एक अलग महत्व है और इन हरी सब्जियों में पालक का अलग ही स्थान है। ठंड के दिनों में जहां मक्की की रोटी और सरसों पालक का साग लोगों को खास पसंद आता है, वहीं साल भर पालक पनीर भी लोगों के खाने का स्वाद बढ़ाता है। देश के लगभग सभी भागों में इसकी खेती की जाती है। पालक की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। पालक गर्म और ठंडी जलवायु के अनुकूल है, परंतु गर्म जलवायु में अच्छी पैदावार होती है। पालक में पाले को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। अब जानते हैं पालक की उन्नत किस्मों के बारे में। पालक की खेती से अधिकतम उत्पादन के लिए अपने क्षेत्र एवं जलवायु के आधार पर किस्मों का चयन करना चाहिए। पालक की कुछ प्रचलित किस्में इस प्रकार हैं, जैसे आल ग्रीन। इस किस्म के पत्ते 15 से 20 दिन के अंतराल पर कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं और इसकी 6 से 7 कटाई आसानी से की जा सकती है। पूसा पालक। इस किस्म में एक समान हरे पत्ते आते हैं और इसमें जल्दी से फूल वाले डंठल बनने की समस्या नहीं आती है। पूसा हरित। इस किस्म को पहाड़ी इलाकों में पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। इस किस्म को क्षारीय भूमि में भी आसानी से उगाया जा सकता है। पूसा ज्योति। ये एक प्रभावी किस्म है। इस किस्म की कुल 6 से 7 कटाई आसानी से की जा सकती है। जोबनेर ग्रीन। इस किस्म के एक समान हरी, बड़े, मोटे, रसीले और मुलायम पत्ते आते हैं। पत्तियां पकाने पर आसानी से गल जाती हैं और इस किस्म को क्षारीय भूमि में भी उगाया जा सकता है। हिसार सिलेक्शन 23। ये एक कम समय में तैयार होने वाली किस्म है। पहली कटाई बुवाई के 30 दिन होती है और 6 से 8 कटाई 15 दिन के अंतर से आसानी से की जा सकती है। पंत का कॉम्पोजिटी 1। ये एक काफी उपजाऊ किस्म है तथा इसकी पत्तियों पर सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप कम होता है। भूमि का चयन। जैविक खाद से भरपूर उपजाऊ दोमट मिट्टी पालक की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में इसकी वृद्धि धीमी होती है। खेत की तैयारी। बुवाई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुलाई करके समतल बना लें और खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। इसकी खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। बुवाई से पहले बीज की कार्बेडाजिम या कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। पालक की जून प्रथम सप्ताह से नवंबर अंतिम सप्ताह तक बुवाई करते हैं। इसको छिड़काव विधि या लाइनों में उगाया जाता है। इसके लिए लाइनों से लाइनों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुवाई के समय गोबर की सड़ी हुई खाद 20 टन या 8 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। इसके अलावा 132 किलो यूरिया, 88 किलोग्राम डीएपी और 68 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। यूरिया की आधी मात्रा फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में दें और यूरिया की शेष मात्रा को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक कटाई के बाद फसल में बुरकाव करें। इससे पत्तियों की बढ़वार अच्छी होती है। प्रदेश के कुछ इलाकों में इस समय भी वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से मुर्गियों में कई घातक रोग पनपने लगते हैं। तो आपकी मुर्गियों में इस तरह की समस्या नहीं हो, इसके लिए आप क्या करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं इस विषय के विशेषज्ञ। हमारे मुर्गी पालक भाइयों, बरसात का मौसम है और आप जब व्यवसायी मुर्गी पालन करते हैं तो विभिन्न आयामों पे आपको विशेष ध्यान देना है ताकि मुर्गियों में रोग बीमारी कम हो और आपकी आय अधिक से अधिक हो। तो जो मुर्गी पालन व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, बड़े कमर्शियल फार्म जिनके पास हैं, उनको यह ध्यान देना है कि अपने फार्म में जो बेडिंग्स हैं, मुर्गियों का बिछावन है, उस बिछावन में एक तो मुर्गियों के जो मल हैं उससे भी काफ़ी उसमें मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है और ये नमी आने के वजह से
बहुत प्रकार के जो विषाक्त गैस हैं, अमोनिया जैसे गैस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो नमी कम करने के 2-3 उपाय हैं। एक, जो आप अपने फार्म का जो वेंटिलेशन है, हवा का आवागमन है, उसको अवरुद्ध होने से बचाएं। आपके जो मुर्गी फार्म में जो जालियां हैं उसमें मकड़े के भी काफ़ी जाल इस समय लगते हैं, उसको नियमित रूप से साफ़ करें। अपने बेडिंग्स को, जहाँ पे बिछावन है, उसको डेली रेकिंग करें। रेकिंग मतलब हुआ कि कोई एक आप ऐसा यंत्र बना लें जिसको मैनुअली उसको कोड़ें, कहने का मतलब उसको कोड़ाई कर दें ताकि ऊपर मैट न बने। ऊपर जब अगर मैट बन जाती है तो उसमें भी गैस काफ़ी हद ज़्यादा निकलता है। अगर ज़्यादा गीलापन हो रहा है तो वो बिछावन को बदलें, सूखे बिछावन को उस जगह पे डालें। आप हो सके तो चूना का प्रयोग करें, जो चूना आपका छिड़काव करें, ताकि चूना जब आपके बिछावन में मिलेगा तो उससे भी जो गैस बनते हैं वो कम होते हैं, उसमें मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है। फिर आप एसएसपी का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट का। ऐसे प्रबंधन को आपको अपनाने हैं। दूसरी बात होगी कि उनके आहार प्रबंधन की। जब हमारे किसान भाई बरसात के दिनों में अधिक पुराने आहार को स्टोर करके रखे हों तो उन पे भी विशेष ध्यान दें कि किसी प्रकार के फफूंद न पैदा हों, क्योंकि फफूंद के सृजन से भी, अब फफूंद जनित खाद्य पदार्थ मुर्गियों को खिलाने से भी उनके लीवर पे सबसे ज़्यादा असर करता है, उनके पाचकता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई जहाँ पे खाद्यान्न रखते हैं मुर्गियों के लिए, वह सुरक्षित रखें और नमी से बचाएं। फफूंद जनित रोग से आप बचा सकते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मुर्गियों की अधिक देखरेख करने की जरूरत होती है। देखरेख के अभाव में मुर्गियां कुछ रोगों की चपेट में आ जाती हैं और हमारे मुर्गी पालक भाइयों को इन रोगों की पहचान न होने के कारण वे इनकी रोकथाम नहीं कर पाते। तो इस मौसम में मुर्गियों में कौन कौन से रोगों का प्रकोप होता है, आइए जानते हैं। इस मौसम में हमारे मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस जैसे बीमारियों से भी रोकथाम करने की आवश्यकता है। तो अगर आपको अपने मुर्गियों में ऐसा लक्षण दिखाई दे, उनके पतले दस्त हों और दस्त के साथ अगर खून या खून के धब्बे दिखाई दें, तो आप ज़रूर उसके लिए तत्परता से उसके उपचार के प्रबंधन करें। उसके जो सटीक दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनको आप प्रयोग करके उस रोग बीमारी से कंट्रोल पाएं और अपने प्रबंधन को देखें कहाँ कमी है और उसको दुरुस्त करें। खाद्यान्न से होने वाले फफूंद जनित रोग और एफ्लाटॉक्सिकोसिस का भी इस समय ज़्यादा प्रकोप हो सकता है। तो अपने खाद्यान्न को फफूंद होने से बचाएं, फंगल इन्फेक्शन को रोकें और उनको ताज़ा भोजन, ताज़ा खाद्य पदार्थ दें। और मकई खास करके और बादाम की खल्ली का अगर प्रयोग कर रहे हों तो बरसात के दिनों में उसको आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि ये दोनों जो आहार के जो अवयव हैं, इसमें एफ्लाटॉक्सिन्स होने की ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर अपने ध्यान में रखेंगे। हमारे देहाती मुर्गी पालन करने वाले जो हमारे छोटे किसान हैं, वो ज़रूर रूप से बरसात से पहले या बरसात के दिनों में कृमिनाशक दवाओं का ज़रूर प्रयोग करें। अगर किसान भाई अपने फार्म में चूजों का पालन कर रहे हैं तो उसमें तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि बरसात के दिनों में जब लगातार 2-3 दिन बारिश होती है तो बाहर का तापमान काफ़ी गिर जाता है। ऐसे में तापमान को उनके शारीरिक आवश्यकता के अनुसार से बनाए रखें। उसमें कृत्रिम रूप से जो हीटर्स की व्यवस्था करनी है एवं उनके रात का जो प्रबंधन है उसके घर में चारों तरफ से पर्दा लगा कर रखना है एवं कृत्रिम तापमान के जो बल्ब वगैरह लगाते हैं या हीटर्स लगाते हैं उससे संचालन करना है कि तापमान जो ज़्यादा गिर रहा है उससे छोटे चूजों में ठंड ना लगे। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गन्ने की खेती की है उनकी फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है और आगे भी इस फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए इस समय फसल के कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर पीवी शर्मा से। आज हम आपके बीच में गन्ने के देखभाल के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे।
पर्याप्त वर्षा हो चुकी है और गन्ने की फसल इस समय बढ़वार के ऊपर होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने इसमें प्राय सभी उर्वरक दे चुके होंगे और मिट्टी चढ़ाने का काम वर्षा के पहले ही कर चुके होंगे। इसके बाद आप देखिएगा कि गन्ने में जो सूखी पुरानी पत्तियां हैं उनको निकाल के आप नीचे बिछा दें, तो उसमें हवा भी पास होगी और जीवांश फसल के काम आएगा आगे चल के। किसान भाइयों, गन्ने की फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल की बंधाई करते हुए जल निकास और पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। फिर अगली जो मुख्य आपके ध्यान देने की चीज़ है कि पत्तियां निकालने के बाद गन्ने के पौधों को कतारों में एक दूसरे से अच्छी तरह बांध दें। उससे गन्ना जो है जब सितंबर अक्टूबर के माह में हवा चलेगी तो उसमें गिरने से बचेगा। ये गिरने में बहुत बड़ा नुकसान होता है, शक्कर में कमी आती है, गन्ना कटाई में दिक्कत होती है, गन्ने के वजन में कमी आती है। इन सब से नुकसान से बचने के लिए गन्ने की बंधाई जो है बहुत आवश्यक कार्य है। अब आप ध्यान दीजिए कि गन्ने के खेत में कहीं भी पानी ना भरे। यदि पानी भरने की स्थिति होती है तो जल्दी से जल्दी जल निकास करने की व्यवस्था करें। जल निकास नहीं करने की स्थिति में फसल में बीमारियां और कीड़ों का प्रकोप निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, ये उनका मौसम है। फिर इसके अतिरिक्त यदि कोई विशेष समस्या आती है या जैसे जिन क्षेत्रों में जस्ते की जिंक की कमी है, ऐसे क्षेत्रों में हो सकता है कि गन्ने की बढ़वार आपके जो यूरिया वगैरह है ये देने के बाद भी अच्छी बढ़वार ना मिले, तो ऐसे में आप जो है अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके पौधे की जांच कराएं कि किस तत्व की इसमें कमी हो रही है और उसको जो है आप छिड़काव करें या भुरकाव भी कर सकते हैं कतारों में पेड़ों के साथ। किसान भाइयों, गन्ने की फसल को तना छेदक कीट और पायरिल्ला कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। गन्ने के ऊपरी भाग में छेद करने वाले कीड़ों का है टॉप शूट बोरर जो आता है गन्ने में, वो इस मौसम में आता है। तो आप देखेंगे कि दूर से ही वो पौधा दिख जाता है जिसमें सबसे ऊपर की पत्ती सूख जाती है, उसको डेड हार्ट बोलते हैं। ऐसे पौधे जब आपको मिलते हैं, पास जाएंगे, आप उस ऊपर की पत्ती को खींचेंगे तो बड़े आराम से पोंगली में से निकल आएगी। ऐसे पौधों में नियंत्रण के लिए आप जो है पोंगली के बीच में 2-3 दाने 4-8 के डाल दीजिए, तो वो कीड़ा वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। ये 2 चीज़ों को खासतौर से ध्यान रखना है। पायरिल्ला गन्ने का बहुत बड़ा हानिकारक कीट है, लेकिन इसके लिए विगत वर्षों में जो हमारे यहाँ से अनुशंसा है वो ये है कि आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग ना करें। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो आप 1 एकड़ में 2-3 जगह लाइट ट्रैप यानी प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था करें, और उसमें भी जो आप बल्ब जलाएंगे खेत के पास, आप शाम के समय 7 बजे से 10-साढ़े 10 बजे रात तक के जलाएं, उसके बाद बंद कर दें। ये इसका काफ़ी प्रभावी नियंत्रण करता है। गन्ने की फसल में बढ़वार की अवस्था पर पपड़ी कीट और सफेद मक्खी कीट भी बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। तो आप इनकी पहचान कर इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। दूसरी चीज़ जो सावधानी के तौर पे आपको ध्यान देना है कि गन्ने में वर्षा के मौसम में शुरुआत से ही पपड़ी कीट का प्रकोप चालू होता है, तो इसके नियंत्रण के ऊपर विशेषकर ध्यान दें। पपड़ी कीट तने के ऊपर चिपका हुआ रहता है, ये चलता फिरता नहीं है। सल्क सरीखा आप उसके ऊपर अगर थोड़ा दबा के हाथ चलाएंगे या किसी भी नुकीली चीज़ को चलाएंगे तो पपड़ी अलग हो जाती है और हवा में उड़ जाता है। इसके लिए आप क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग कर सकते हैं, या ज़्यादा मात्रा में है तो उस स्थिति में हमारे वैज्ञानिक इसके लिए फोरेट का प्रयोग रिकमेंड करते हैं। सफ़ेद मक्खी की बात जहाँ तक है, वाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, वाइट फ्लाई भी कीट होता है, चिपका रहता है तने के ऊपर सफ़ेद से रंग का और गन्ने का रस चूसता है। जो पीले कार्ड होते हैं जिनके ऊपर चिपचिपी चीज़ लगा के और खेत में टांग देते हैं, उसके ऊपर भी सफ़ेद मक्खी आके बैठती है तो चिपक के मर जाती है। वाइट फ्लाई के लिए आप ट्राइजोफास, क्लोरोपाइरीफास ऐसी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। थायोमेथाक्सम भी इसके लिए काफ़ी अच्छा कीटनाशक है। थायोमेथाक्सम के उपयोग के लिए आप
0.5% के घोल का प्रयोग करें। ये कीटनाशकों के प्रयोग में प्राथमिक सावधानियां हैं जिनके ऊपर ध्यान देना किसान भाइयों के लिए आवश्यक। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर नारायणपुर, बस्तर, राजनांदगांव और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक घने बादल छाए रहने की संभावना है और मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों को सलाह है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस समय धान की फसल दूधिया अवस्था पर है और फसल की इसी अवस्था पर गंधी बग कीट का प्रकोप होता है। इस कीट की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीपास 50 EC और साइपरमेथ्रिन 5% दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय धान में पत्ती मोड़क कीट दिखाई दे सकता है। इसकी रोकथाम के लिए पिप्रोनिल 5 SC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की कुल जल आवश्यकता का 50% गर्भा अवस्था से दूध भरने तक लगता है, इसलिए फूल आने एवं दाना में दूध भरने की अवस्था में किसान भाई को सलाह दी जाती है कि खेत में 5 सेंटीमीटर पानी भरकर रखें। धान की फसल में भूरा धब्बा रोग की रोकथाम के लिए किसान भाई को सलाह दी जाती है कि वे मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान में तना छेदक कीट की निगरानी करें एवं फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। कीट का अधिक प्रकोप होने पर क्यूनॉल फॉस दवा का छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि सब्जी वाली फसलों को आर्द्र पतन बीमारी से बचाने हेतु बुआई या रुपाई के पूर्व कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को उपचारित करें। मक्के की फसल में इस समय अंगमारी रोग के लक्षण दिखाई देने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इसकी रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। रामतिल की फसल 30 से 45 दिन की हो जाने पर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया की दूसरी मात्रा खेत में डालें। मक्के के खेतों में जल भराव न होने दें, क्योंकि मक्के की फसल जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है और इससे जीवाणु रोगों को बढ़ावा मिलता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बैगन तथा भिंडी की फसल में फल और तना छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए स्पेनोसेड 45% 70 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अरबी की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप होने पर 15 दिन के अंतराल पर 0.1% रेडोमिल 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर और मिर्ची की फसल में रस चूसने वाले कीट का प्रकोप होने पर इसकी रोकथाम के लिए किसान इमिडाक्लोरोपिड 0.3% 1 लीटर पानी में घोल बनाकर या नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए पशुशाला को सूखा रखें, पशुओं को ताजा और अपरिपक्व पत्तियां अधिक न खिलाएं, पशुओं के आहार में खनिज लवण एवं हरे चारे का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम महरौली, जिला इंदौर के कृषक अरुण कुमार ने।
या मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो अरुण कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। ये भैंस गर्म और ठंडे इलाकों में आसानी से पाली जा रही है। मुर्रा पशु भारी भरकम डील डॉल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनकी आँख की पुतली नीली होती है, इसलिए इसे नीली या पंच कल्याणी भी कहते हैं। मुर्रा भैंस की देखरेख करना आसान होता है। इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर रहता है क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। मुर्रा भैंस सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस देशी और अन्य नस्ल की भैंसों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक दूध देती है। यह प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध आसानी से दे देती है। इस भैंस की दूध देने की अवधि आमतौर पर 280 से 310 दिन है, जो अन्य भैंसों की तुलना में अधिक है। मुर्रा भैंस अपने एक दूध काल में लगभग 1800 से 4000 लीटर तक दूध देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। इस वजह से अन्य दुधारू पशुओं के दूध के मुकाबले मुर्रा नस्ल की भैंसों का दूध अधिक दर पर बिकता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण यह भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। तो यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की भैंस का पालन करना चाहते हैं तो यह भैंस अमूमन 35,000 से 1 लाख रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मूंग की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों का नियंत्रण। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।